and welcome to Best Learning Classes. In this video, we are going to discuss the questions of the chapter number 3 of your accountancy book, that is change in profit sharing ratio. So let's get started from question number 10. इसमें बोला गया है कि निधि, वृद्धि और काव्या पार्टनर्स हैं और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी है 2:1 है। 1 अप्रैल 2024 से इन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अब बदलेंगे। बदलने के लिए उन्होंने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है जो कि हमें क्वेश्चन में बता रखी है। उन्होंने हमसे बोला हुआ है कि आप हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दो। तो अगर मैं अब एंट्री पे ध्यान दूँ तो उसमें मुझे निधि और काव्या का करंट अकाउंट डेबिट होता हुआ दिख रहा है और वृद्धि का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता हुआ दिख रहा है। तो एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फर्म है, मेरे साथ 2 और पार्टनर्स हैं। तो अगर देखो, मान लो अगर मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ और वो दोनों पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, यानी कि पहले हमारा एक सर्टेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, बट अब मैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने जा रहा है, तो उन दोनों को तो उससे गेन हो रहा है और मुझे सेक्रीफाइस हो रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि ठीक है यार, मैं सेक्रीफाइस सहने के लिए भी तैयार हूँ, बट कुछ अमाउंट तो आप मुझे दोगे ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लॉजिक वही अप्लाई होता है कि अगर निधि और काव्या का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कि वो दोनों गेन कर रहे हैं, और वृद्धि का करंट अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है, यानी कि वो सेक्रीफाइस कर रही है, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रही थी इसीलिए उसे निधि और काव्या कुछ अमाउंट देने लग रहे हैं। वो अमाउंट देंगे इसीलिए उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और वृद्धि का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब ये तो था लॉजिक, रीज़न कि ऐसा है क्यों। बाकी अगर मैं ये ना समझाती और डायरेक्ट बोलूँ तो बहुत जल्दी एक चीज़ समझ में आएगी कि अगर करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है यानी कि वो पार्टनर गेन कर रहे हैं, और अगर करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यानी कि वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब या तो याद कर लो, वरना लॉजिक तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। अब हम निकालेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में लिखा कि इनकी ओल्ड रेशियो 2:2:1 है। ठीक है, अब मुझे दिख गया था कि निधि और काव्या का करंट अकाउंट हो रहा था डेबिट, यानी कि ये दोनों पार्टनर कर रहे हैं गेन, और वृद्धि का कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, यानी कि ये हो रहा है इसका सेक्रीफाइस। तभी इसको वो दोनों पार्टनर कुछ दे रहे हैं और देने की वजह से इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, अदरवाइज ये सेक्रीफाइस कर रही है और ये दोनों गेन कर रहे हैं। ठीक है, यही नहीं समझ आया तो क्वेश्चन गलत है। ओके, अब गेन कितना कर रहे हैं देखो, निधि के ब्रैकेट में 3/25 लिखा हुआ है, काव्या के 2/25 लिखा हुआ है और वृद्धि के 5/25 लिखा हुआ है। अब अगर मैं न्यू शेयर की बात करूँ उससे पहले मैं इनका पुराना शेयर मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, अब निधि और काव्या क्या कर रहे हैं गेन, तो गेन से इनका कैपिटल अकाउंट तो जाएगा बढ़, और वृद्धि कर रही है सेक्रीफाइस तो इसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा कम। तो निधि और काव्या कितना गेन कर रहे हैं 3/25 एंड 2/25, और ये कितना सेक्रीफाइस कर रही है 5/25। दैट्स इट। अब आप ले लीजिए यहाँ पे एलसीएम तीनों जगह पे, तो तीनों जगह एलसीएम 25 ही आ रहा है, और आई होप आपको ये सब सॉल्व करना अब आता है। तो ये 13/25 आ गया, ये 10 - 5 5/25 आ गया, और ये 5 + 2 7/25 आ गया। तो इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 13:5:7 आ जाती है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम न्यूमरेटर को मेंशन कर सकते हैं। तो 13:5:7 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एक ही छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो यानी कि गेन, और अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तो सेक्रीफाइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि नित्या और आनंद पार्टनर्स है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, यानी कि 1:1 है। 1 अप्रैल 2024 से इन्होंने डिसाइड किया है कि अब इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 रहेगी। पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 1,50,000 रुपीज़ का। उन्होंने कहा है कि जो ये क्रेडिट बैलेंस है इसकी क्या एंट्री होगी, ये पास करके दिखाना। अब देखो, मैं क्या करूँगी, मैं ना आपको ना हर एक चीज़ को 2 तरीक़ों से समझाऊंगी। पहला उसका रीज़न दूंगी, लॉजिक समझाऊंगी, और दूसरा डायरेक्ट बता दूंगी। तो जो बच्चा समझना चाहता है अल्टीमेटली रीज़न, जिसका इंटरेस्ट है अकाउंट्स में, जो कि समझने के लिए अकाउंट्स पढ़ रहा है, वो रीज़न समझेगा, और जो सिर्फ चाहता है कि हम पेपर पास कर लें तो वो सीधा लर्न कर लेना। अब जो क्रेडिट बैलेंस होता है पीएनएल अकाउंट में, ठीक है, तो देखो क्रेडिट बैलेंस जो होता है पीएनएल अकाउंट में वो हमेशा प्रॉफिट होता है, और जो डेबिट बैलेंस होता है पीएनएल अकाउंट में वो हमेशा लॉस होता है। अब ये तो उन बच्चों के लिए था जो कि याद कर लेंगे कि अगर यहाँ पे लिखा है कि क्रेडिट बैलेंस है पीएनएल अकाउंट में, यानी कि 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब बाकी एक चीज़ और समझ लो, देखो
आप कैसे समझो, अगर पीएनएल बैलेंस में पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं अगर उसको ख़त्म करना चाहती हूँ तो मैं ख़त्म करने के लिए क्या करूँगी, डेबिट। तो मैंने पीएनएल अकाउंट को डेबिट किया, तो अल्टीमेटली क्रेडिट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने लग जाएंगे तो इसका मतलब दोनों पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट में है इसलिए उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। समझ में आया। तो ज़्यादा इजी अगर आपको लर्न करना कर रहा है तो लर्न कर लो, क्योंकि पेपर में क्या होता है ना, हमें याद नहीं रहता। वहाँ लिखा होगा क्रेडिट बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हम गलत कराओगे। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है, और अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस है। तो इस क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस था, यानी कि पीएनएल में प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट था तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ाने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिए, तो अल्टीमेटली पीएनएल अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, तो जो भी चीज़ जैसे भी आपको समझ में आए वैसे समझ सकते हैं। बाकी अगर मैं शेयर की बात करूँ तो 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट है, और दोनों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है, यानी कि हाफ हाफ दोनों को मिल जाएगा। 75,000 एक का और 75,000 एक का, तो 1,50,000 का 75,000 इधर बढ़ गया और 75,000 इधर बढ़ गया। तो आप लिख सकते हो कि बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, प्रॉफिट को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये पता होना चाहिए कि पीएनएल के डेबिट बैलेंस में लॉस और क्रेडिट बैलेंस में प्रॉफिट होता है। 12th क्वेश्चन में बोला है कि ओम एंड शिफ्ट पार्टनर्स है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता दी है कि 1 अप्रैल 2024 से इन्होंने डिसाइड किया है कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 रहेगी। इस बार पीएनएल में डेबिट बैलेंस बोला गया है। अभी मैंने बताया था कि पीएनएल का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस, तो लॉस से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, कम करने के लिए कर दिया डेबिट। समझ में आया। और पीएनएल अकाउंट आ गया। अब आप एक और चीज़ बोलोगे, मैम आपने इसमें न्यू रेशियो क्यों नहीं लिया, क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो भी बता रखी थी, तो आपने वो क्यों नहीं यूज़ की। तो ये बहुत ही प्यारा पॉइंट था। देखो पीएनएल के जो ये बैलेंसेज होते हैं ना, इन्हें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल वो हमारी बैलेंस शीट में पड़े हुए थे, अब मैं नेक्स्ट ईयर आ रहा है तो मैं चाहती हूँ कि वो मैं पहले ही ख़त्म कर दूँ पार्टनर्स में बांट के। तो ये सब चीज़ें हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। जान के देखो क्वेश्चन में, मतलब देखो कितने दिमागदार होता है एग्जामिनर, उनके पास दो ऑप्शन है इन क्वेश्चंस में भटकाने के। पहला ये कि पीएनएल का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दे देंगे, तो ये चीज़ आपको पहले खुद पहचाननी है कि वो प्रॉफिट है कि लॉस है। और दूसरा कहाँ पे वो लोग कंफ्यूज करेंगे कि वो आपको ओल्ड रेशियो भी दे देंगे और न्यू रेशियो भी दे देंगे। तो पहचानने का काम आपका है कि यहाँ पे न्यू रेशियो यूज़ होगा या ओल्ड। तो हमेशा ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस के केस में हमेशा ओल्ड रेशियो ही यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी ओल्ड रेशियो ही यूज़ होने वाला है। ठीक है, जो कि 4:1 इस क्वेश्चन में था। तो 1,00,000 रुपये का लॉस है, तो 4:1 का रेशियो है, तो 4/5 का लॉस इधर आ जाएगा और 1/5 का लॉस इधर आ जाएगा, यानी कि 20,000 इधर आ गया, तो बाकी का 80,000 का लॉस यहाँ पे आ गया। समझ में आया। तो वही मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया इनकी एंट्री में, 80,000 इधर और 20,000 इधर, और बैलेंस 1,00,000 का था। तो डेबिट बैलेंस था तो मैंने क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया, है ना। तो लॉस था तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम कर दिए, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बहुत अच्छा पॉइंट है रेशियो का, और ये पीएनएल के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का, जो कि कंफ्यूज करने में बहुत काम आता है। क्योंकि जब तक आप लास्ट के चैप्टर्स पे पहुंचेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी लर्न कर चुके होंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको रीज़न भी पता होगा तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब हम 13th क्वेश्चन देखें। तो 13th क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि A, B, C की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, और इन्होंने डिसाइड किया है कि हमारी फ्यूचर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 रहेगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,20,000 रुपये का। तो अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें बता रखा है और दो केस बता रखे हैं। पहला ये कि कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, और दूसरा ये कि कोई क्लेम नहीं है। मेरी एक बात समझो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है, फॉर एग्जांपल एक फर्म में अगर कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और अगर उनको किसी भी तरीके की कोई इंजरी हो जाती है तो उनको हमें कंपनसेशन पे करनी पड़ती है। तो अगर हम उन्हें कंपनसेशन पे करेंगे तो उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट का रिजर्व बनाते रहते हैं। तो अगर कोई क्लेम हो जाएगा तो उस रिज़र्व को उस क्लेम से सेट ऑफ कर लेंगे, और अगर कोई क्लेम नहीं होगा तो हम जितना भी रिज़र्व होगा उसको पार्टनर्स में बांट देंगे। तो यहाँ पे देखो पहले में बोल रहे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो भाई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ठीक है, मतलब कोई क्लेम नहीं है। दूसरे में तो डायरेक्ट बोल दिया कोई क्लेम नहीं है, ठीक है भाई, इन्फॉर्मेशन नहीं हो या क्लेम नहीं हो, सिंपल सी बात ये है कि जितना भी रिज़र्व है वो सारा का सारा पार्टनर्स में बांटना है। ठीक है, तो
जो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होते हैं, पीएनएल के बैलेंस होते हैं, ये सब चीज़ें क्या, ये सब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस में आती हैं और इनका ट्रीटमेंट हमेशा ओल्ड रेशो में ही किया जाता है। तो इसीलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, ये सब हमेशा ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई है ना, और दोनों केसेस एकदम बराबर हैं, इन्फॉर्मेशन ना हो या क्लेम ना हो, बात एक ही है, इसीलिए दोनों केसेस की एक ही एंट्री पास होगी। रिज़र्व अगर पार्टनर्स को देंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, तो बढ़ाने के लिए क्रेडिट होगा। तो अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व डेबिट होगा। समझ में आया? तो मैंने इसको डेबिट करके ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं अब इसको पार्टनर्स में बांट रही हूँ। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इससे बढ़ेगा, इसीलिए बढ़ाने के लिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मैंने करा है क्रेडिट। तो 1,20,000 का ये रिज़र्व मुझे क्वेश्चन में बता रखा है, और इनकी जो ओल्ड रेशियो है वो 5:3:2 है। देखो हर बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बड़े प्यार से न्यू रेशियो भी वो आपको हर बार दे रहे हैं, याद रखना आपका काम है। मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 5/10 पार्ट मतलब 60,000 ए का शेयर, 3/10 पार्ट यानी कि 36,000 बी का शेयर, और 2/10 पार्ट यानी कि 24,000 सी का शेयर बन जाएगा। तो 60,000 इधर आ गया, 36,000 इधर आ गया, और 24,000 इधर आ गया। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स के अकाउंट में, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट। तो देखो क्वेश्चन ना मुश्किल नहीं है ना, एंट्री देखो एक सिंपल सी है, क्वेश्चन ओवर हो रहा है, बट मैं आपको प्रॉपर उसकी एक एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ ताकि आपको याद रहे। क्योंकि देखो जैसे जैसे हम पीछे एक वाले चैप्टर्स अच्छे से करते जाओगे, जैसे अगर आप यहाँ पे ये वाली छोटी छोटी चीज़ें समझ लोगे ना, तो आगे के एडमिशन के चैप्टर में, रिटायरमेंट के चैप्टर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए 14th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि XYZ की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। इस बार उन्होंने बोला है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 1,20,000 का है, बट 80,000 रुपये का क्लेम भी आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझो इस चीज़ को। टोटल रिजर्व 1,20,000 का था, 80,000 का क्लेम आ गया, तो कोई बात नहीं, बाकी का 40,000 तो बचा ना, तो ये कहाँ जाएगा, ये पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इससे बढ़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूट हमेशा ओल्ड रेशियो में ही करना है इनको, तो मतलब 5:3:2 में। तो 40,000 का 5/10 पार्ट यानी कि 20,000 इधर आ जाएगा, 40,000 का 3/10 पार्ट यानी कि 12,000 इधर आ जाएगा, और 40,000 का 2/10 पार्ट यानी कि 8,000 रुपये जेड के अकाउंट में आ जाएगा। तो देखो एंट्री किस तरीके से बनेगी, मुझे तो अपने अब वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व को करना है ख़त्म, तो ख़त्म करने के लिए मैंने इसको कर दिया डेबिट। समझ में आया? अब क्लेम आया है, तो क्लेम मतलब कि एक तरीके की हमारी लाइबिलिटी आई, तो उनको मैंने अब पे करा। कितना पे करा? क्लेम आया 80,000 रुपये का, टोटल रिज़र्व कितना था 1,20,000 रुपये का, है ना। ठीक है, और बाकी हम पार्टनर्स में बांट रहे हैं, तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ाने के लिए हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया, एक्स का, वाई का एंड जेड का। तो देखा मैंने आपको जो जो चीज़ें मैंने डेबिट करी या जो जो चीज़ें मैंने क्रेडिट करी, मैंने एक एक चीज़ का आपको रीज़न बताया। अब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने बस यही लिख दिया कि बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड। ठीक है, बाकी अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम है तो आप पूरा मेंशन कर सकते हो कि पहले एडजस्ट हुआ अगेंस्ट क्लेम एंड देन उसके बाद क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, मैं नरेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, हमें अपना कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। बाकी अगर मैं 15th क्वेश्चन की बात करूँ तो उसमें बोला गया है कि अशोक, भीम और चेतन जो हैं उनकी ओल्ड रेशियो 5:3:2 है और न्यू रेशियो 2:3:5 है। 1 अप्रैल 2024 से उनकी रेशियो 2:3:5 हो जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 का है और क्लेम कितने का आ गया है? 1,50,000 रुपये का क्लेम आ गया है। इस बार मामला थोड़ा उलट गया है। अब आप मेरी एक बात समझो, अब हम वर्कर्स के पास जाके थोड़ी ना ये बात बोल सकते हैं कि भाई तो इतना क्लेम मत मांग, हमारे तो रिजर्व ही नहीं है इतना। वो थोड़ी मानेंगे, उनको तो जितना क्लेम हुआ है उनको तो हमें उतना पे करना पड़ेगा। तो अब आप मेरी एक बात समझो, हमारे को लॉस हो गया ना क्योंकि हमारा रिज़र्व कम पड़ गया, तो लॉस क्या हमने पढ़ा था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसीलिए जितना कम पड़ रहा है उससे मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दूँगी। पर मेरा रिज़र्व तो ख़त्म हो रहा है ना, कौन सा मेरा रिज़र्व बच रहा है?
उतना तो रिज़र्व मेरा ख़त्म हो रहा है, तो ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दिया। और ये दोनों चीज़ें कहाँ पे यूज़ हो रही हैं? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। यानी कि रिज़र्व तो 1,20,000 का रहा, बट क्लेम आ गया 1,50,000 रुपये का, तो मुझे 30,000 का लॉस हो गया, जो कि मैंने रीवैल्यूएशन में दिखा दिया। समझ में आई अब आपको ये चीज़? अब भाई ये लॉस कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली पार्टनर्स ही बियर करेंगे। तो अगर उनको लॉस मिलेगा तो उनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। तो मैंने कम करने के लिए तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। समझ में आया? किस चीज़ की वजह से डेबिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? रीवैल्यूएशन से लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस था 30,000 रुपीज़ का। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या देखो लिख रही हूँ, बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस। क्या हो रहा है? लॉस डेबिटेड। तो बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड। और कौन से रेशियो में? इनकी ओल्ड रेशियो में 5:3:2। तो अगर 30,000 को मैंने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 15,000, 9,000 एंड 6,000 इस तरीके से अमाउंट निकल के आ जाएंगे। चलिए 16th क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी जो हैं वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को 5:3:2 की रेशियो में शेयर करते थे। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 बन जाएगी। जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 रुपीज़ का था। ठीक है, अब एक चीज़ समझो क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लो कि कोई भी एक फर्म होती है ना, वो कहीं पे भी जब इन्वेस्टमेंट करती है तो वो एक सर्टेन अमाउंट पे इन्वेस्ट करती है। अब वो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो सेम थोड़ी रहती है, वो तो मार्केट के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो हमें फ़ायदा हो जाता है, और कम हो जाती है तो हमें नुकसान हो जाता है। तो उस नुकसान को थोड़ा कम करने के लिए कंपनीज रिजर्व बनाती हैं। तो वही एक रिजर्व होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है तो उसके लिए हम एक सर्टेन अमाउंट का रिजर्व बना के रखते हैं। अब यहाँ पे आप खुद देखो ना, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 95,000 की है और हमारी बुक्स में कितनी है? 1,00,000 की। यानी कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को मान रहे हैं कि भाई अगर हम बाहर बेचेंगे ना हमें 1,00,000 रुपये मिलेंगे, बट रियलिटी में मार्केट से उससे हमें कितना पैसा मिलेगा? 95,000 रुपीज़। समझ में आया? हर एक चीज़ को लॉजिकली और हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे तभी हमें वो चीज़ समझ में आएगी। तो इतनी चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हुई। ओके, और हमारे पास यहाँ पे रिज़र्व कितने का है? 20,000 रुपीज़ का रिज़र्व हमें यहाँ पे बता रखा है। तो अब आप मेरी एक बात समझो, मुझे तो अपने रिज़र्व को ख़त्म करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व ख़त्म करने के लिए मैंने रिज़र्व को कर दिया डेबिट। अब इन्वेस्टमेंट मेरी कितने की हो रही है? कम। देखो भाई, मैं इन्वेस्टमेंट को 1,00,000 का मान रही थी, बट रियलिटी में वो 95,000 की है, यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट 5,000 से कम हो रही है। और रिज़र्व कितने का है? 20,000 रुपये का। यानी कि बाकी का जो बैलेंस बचा वो किसके पास जाएगा? पार्टनर्स के पास। पार्टनर्स के पास जाके उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो बढ़ाने के लिए उनके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक है, कितने बचे? 15,000। तो 15,000 को मैं पार्टनर्स में क्रेडिट करूँगी, बीइंग क्रेडिटेड इन कौन से रेशियो में? उनकी ओल्ड रेशियो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, सब कुछ कौन सी रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में जब मैंने 15,000 को डिवाइड किया तो 7,500, 4,500 एंड 3,000 रुपीज़ का अमाउंट हर एक पार्टनर के अकाउंट में चला जाएगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। अब अगर हम 17th क्वेश्चन देखें ना, तो 17th क्वेश्चन में उन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए ही, उसको समझाने के लिए ही अलग अलग केसेस हमें बता रखे हैं। तो पहले आप इतना समझ लो कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो पहले बराबर थी, और अब उन्होंने डिसाइड किया है कि अब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 रहेगी। ओके, अब हमें उनकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने रुपीज़ का बता रखा है? 60,000 का। और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी बता रखी है? 4,00,000 की। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट ले लेंगे, और कम हो जाएगी तो लॉस ले लेंगे। पहले केस में बोला है कि अगर मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं है। भाई अगर मार्केट वैल्यू नहीं गिवन हो या फिर बोला हो कि चेंज ही नहीं हुई, तो हमने यही मानना है कि रिज़र्व का यूज़ नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा रिज़र्व हमारे पास अभी क्या है? बचा हुआ है। तो उस पूरे के पूरे रिज़र्व को मैं क्या करूँगी? पार्टनर्स में बांट दूँगी। इसलिए जो ये पूरा का पूरा रिज़र्व जिसकी मार्केट वैल्यू मुझे नहीं गिवन, तो मैं अपने हिसाब से तो कुछ एज्यूम कर नहीं सकती। तो मुझे तो अपना रिज़र्व ख़त्म करना था, तो ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दिया, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा तो उनका कैपिटल अकाउंट जाएगा बढ़। तो बढ़ाने के लिए मैंने उनके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया है? क्रेडिट। तो 60,000 का रिज़र्व था, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बता रखी थी हमें ओल्ड वाली, तो कि इसके लिए भी हमें ओल्ड यूज़ करनी है। तो इसलिए 20,000, 20,000, 20,000
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट हो गया। कौन से रेशियो में? इक्वली। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट केस में क्या बोला है कि जो मार्केट वैल्यू है वो 4 लाख की है। भाई अगर मार्केट वैल्यू 4 लाख की है और हमने भी अपनी बुक्स में 4 लाख की ही मान रखी है, इसका मतलब तो हम सही मान रहे हैं। इसका मतलब सेम एंट्री एज अबव, कुछ भी चेंज नहीं होगा, पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स के पास चला जाएगा, क्योंकि हम भी अपनी बुक्स में 4 लाख की मान रहे हैं और मार्केट में भी 4 लाख की है, इसलिए हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अब चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 में बोला गया है कि मार्केट वैल्यू 4,24,000 है, यानी कि हमें तो फ़ायदा हो गया। भाई हम सोच रहे थे कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर बेचेंगे तो हमें कितने रुपए मिलेंगे? 4 लाख। बट जब मैंने रियलिटी में देखा तो मुझे 4,24,000 मिलेंगे, यानी कि मुझे 24,000 का प्रॉफिट हो गया, फ़ायदा हो गया। समझ में आया? तो मतलब रिज़र्व तो मेरा यूज़ नहीं हुआ ना, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व तो मुझे ख़त्म करना है, तो मैंने उसको ख़त्म कर दिया डेबिट करके। पहले इतना समझो, फिर उसको पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दोगे, तो टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट एंड टू अमर कैपिटल अकाउंट। और बाकी अमाउंट तो सेम ही रहेगा, इक्वली ये रिजर्व पहले हमने पार्टनर्स में डाल दिया। पहले तो इतना समझो। अब नेक्स्ट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसे क्या करते हैं? डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और रीवैल्यूएशन में ही जाएगा, बेशक गेन हो कि लॉस हो। एंड वी हैव स्टडीड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो गेन भी क्या आएंगे? क्रेडिट होंगे। कितने से बढ़ रही थी वैल्यू? 24,000 से। तो बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड, एंड नंबर 3 पे क्या होगा? भाई रिवैल्यूएशन में फ़ायदा हुआ है तो वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो प्रॉफिट से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो बढ़ा दो, तो टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट एंड टू अमर कैपिटल अकाउंट। 24,000 का हुआ है फ़ायदा, इसका 8,000 इसको मिल जाएगा, 8,000 इसको मिल जाएगा, 8,000 इसको मिल जाएगा, यानी कि इक्वली बटेगा। रीवैल्यूएशन में भी प्रॉफिट लॉस हमेशा इक्वल बढ़ता है। लिख लो इसको अपने पास। भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, P&L अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस, जनरल रिजर्व, हमेशा सब कुछ ओल्ड रेशियो में जाता है। अब देखो फोर्थ केस में क्या है? मार्केट वैल्यू 3,70,000 है। तो देखो हम मान रहे थे कि हमारे पास वैल्यू 4 लाख की थी, बट रियलिटी में उसकी वैल्यू कितनी है? 3,70,000, यानी कि हमें यहाँ पे क्या हो गया? नुकसान हो गया। ठीक है, देखो भाई हम मान रहे थे कि उसकी वैल्यू है 4 लाख, बट रियलिटी में निकली 3,70,000, यानी कि हमें 30,000 का क्या हो गया? लॉस। तो क्या अब मेरे पास सफिशिएंट रिजर्व अवेलेबल है? यस। तो देखो मेरा रिजर्व इस बार यूज़ हो रहा है, तो यूज़ होने के लिए इसको मैंने कर दिया डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट। कहाँ यूज़ हो रहा है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है। भाई मैं 4 लाख का मान रही थी, रियलिटी में निकला 3,70,000 का, 30,000 का हो गया नुकसान, और रिज़र्व था 60,000 का। बाकी का रिज़र्व बचा, कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट उससे बढ़ जाएगा तो बढ़ा देंगे, तो टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, टू अमर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बहुत ही प्यार से हमने पार्टनर्स के अकाउंट में इसको डाल दिया, तो 30,000 ही बचा है, इक्वली पार्टनर्स में जाएगा, 10,000 हर एक में चला जाएगा। ठीक है, तो बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडजस्टेड, मतलब जहाँ पे भी हमें डालना था उससे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को एडजस्ट करना था या पार्टनर्स में डालना था, हमने डाला और उसका काम ख़त्म कर दिया। अब देखो नेक्स्ट उन्होंने एक और बहुत प्यारा केस लिया है। भाई हम अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहाँ 4 लाख मान रहे थे और मार्केट में उसकी वैल्यू 3,10,000 निकली, यानी कि हमें इस बार 90,000 का लॉस हो गया। समझ में आई ये चीज़? बट इस बार तो मेरे लिए और नुकसान हो गया यार। रिज़र्व तो मैं 60,000 का मान रही थी और मार्केट की वैल्यू 90,000 से कम हो गई, यानी कि इस बार तो मेरा रिज़र्व भी नाकामयाब हो गया, रिज़र्व से भी बात नहीं बनी, तो इस बार मेरे को लॉस हो गया। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया, मेरा नुकसान हो गया। मुझे कितने का? 60,000 का तो रिज़र्व है, बट नुकसान हुआ है 90,000 का, यानी कि 30,000। समझ में आया? अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व तो मेरा पूरा यूज़ हो ही रहा है, तो यूज़ होने की वजह से उसको तो मैंने कर दिया डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
रिजर्व डेबिट, ये तो पूरा यूज़ हो गया। और इस बार टोटली मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। मैं 4 लाख की मान रही थी और निकली 3,10,000, यानी कि 90,000। एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो हमने क्रेडिट में लिख दिया। तो आप लिख सकते हो कि बीइंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज्ड। अब भाई रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम कर देगा, तो तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम करने के लिए मैंने कर दिया डेबिट। तो तू नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट एंड अमर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो तो रहेगी क्या, बराबर ही। तो लॉस कितने का हुआ है यहाँ पे, 30,000 का। तो 10,000 का लॉस हर एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम कर देगा। तो आप लिख सकते हो कि बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड इन 1:1:1। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। हर एक एंट्री के बीच में कोई भी लॉजिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।